इसको भी हम साथ साथ चेक करेंगे। देखें ये एसईओ चेक कर रहा हूँ मैं, एसईओ के रिजल्ट भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होंगी हम साथ में इन चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला कंपैरिजन ये है भाई, मेरे पास एक वेबसाइट आती है, मिसाल के तौर पर एक ये वेबसाइट है, और ये हमारे पास एक वेबसाइट है। वेबसाइट्स में कितने लोग कंफर्टेबल हैं जिन्होंने पहले वेबसाइट बनाई हुई है? आप तो मेरे ख्याल वेबसाइट डेवलपर ही हैं, है ना? वेबसाइट डेवलप करते हो ना आप, ठीक है। और किस में करते हो? सीएमएस में? दोनों में, गुड। और किसी को वेबसाइट का इंट्रो? लेकिन अब हम लोगों ने जरा थोड़ी सी बेसिक से स्टार्ट करना है। लेकिन हमने डेवलपमेंट बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी, हमने वो चीज़ें डिस्कस करनी है जो एसईओ से रिलेटेड है और जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अब ये दो वेबसाइट्स मैंने खोल ली है, एक पीक सोल्यूशन की वेबसाइट खोल ली है और एक ये खोल ली है। तो अगर हम दिखने में देखें, इन दोनों वेबसाइट को देखें, तो दोनों ही वेबसाइट्स हमारे पास ग्राफिकल हैं। ये भी ग्राफिकली नज़र आ रही है, ये भी ग्राफिकली नज़र आ रही है। सो अगर मेरे पास, मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ और कोई बंदा मेरे पास अपनी वेबसाइट लेकर आता है, तो सबसे पहले तो मैं ये डिटेक्ट करूँगा कि उसकी वेबसाइट किस में बनी हुई है। बजाय इसके कि मैं उससे पूछूँ, मैं खुद से ही डिटेक्ट कर लूँगा कि उसकी वेबसाइट एक्चुअली बनी किस में हुई है। क्या उसकी वेबसाइट CMS बेस्ड है? CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके अंदर जो हमारी वेबसाइट्स बनती हैं वो वर्डप्रेस में बनती हैं, विक्स में बनती हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो CMS के प्लेटफॉर्म हैं। और इसी तरह जो हमारे पास दूसरा प्लेटफॉर्म है, डेट इज कोडिंग, कि कोडिंग में बनी है। अच्छा, वेबसाइट बनाने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत है। सो इसका मतलब ये होगा कि हमने लैंग्वेज नहीं पढ़नी। हमारा कोर्स वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी नहीं है। वेब डेवलपमेंट का कोर्स पीक सोल्यूशन में अलहदा से ऑफर होता है। हमारा कोर्स एसईओ का है। एसईओ के लिए मेरे पास जितनी दफ़ा भी किसी क्लाइंट ने आना है, हर दफ़ा मेरे पास क्लाइंट्स ने अपनी वेबसाइट्स लेकर आना है। तो अगर मैं वेबसाइट हैंडलिंग नहीं कर सकता तो मैं एसईओ भी नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे साथ एक वेब डेवलपर बैठा हुआ है तो मैं उसको बता रहा हूँ भाई अब ये करना है मैंने, वो करेगा, फिर मैं कहूँ हाँ मुझे ये करना है, फिर वो कर देगा, क्योंकि वेबसाइट्स को तो वो अंडरस्टैंड करता है। सो मैं वेबसाइट नहीं बनाता, लेकिन मैं वर्डप्रेस वेबसाइट्स की एसईओ भी करता हूँ और मैं कोडिंग की भी करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि आपके पास जब कोई वेबसाइट आएगी तो हमने वहाँ पर जाकर कहाँ कहाँ टच करना है वेबसाइट को, जिससे हमें एसईओ को अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क तो यही है हमारे पास कि भाई हमने ये चेक करना है कि ये वेबसाइट बनी किस में हुई है। बहुत सारे टूल हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये मैंने एक वेबसाइट का नाम लिखा है CMS डिटेक्ट। यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाकर, मतलब cmsdetect.com मैंने लिख दिया, तो इस वेबसाइट पर जाइए और इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी वेबसाइट का URL दें। मैं फिलहाल ये वाली चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं नहीं पता लग रहा है कि किस में बनी हुई है। ठीक है, सो मैं इधर आया, मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये वेबसाइट CMS यूज़ कर रही है। CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब क्या ये वेबसाइट CMS में बनी हुई है। CMS में क्या होता है कि सारे के सारी टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स की बेसिस पर प्लगइन्स इंस्टॉल करते जाते हैं जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कोडिंग में ऐसे नहीं होता। ठीक है, कोडिंग में हम कोड लिखते हैं, और अगर हम CMS को देखें तो CMS के बैक एंड पर भी कोड होता है, लेकिन वो डेवलपर अंडरस्टैंड करेगा और वो PHP में बना होता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर लिख दिया जी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट और डिटेक्ट। अब हमें ये बताएगा कि ये वेबसाइट किस में है। जी, मैसेज आ गया, वी डिड नॉट रिकग्नाइज DSMS, सॉरी CMS। कहता भाई मुझे तो CMS नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट कोडिंग की वेबसाइट है, ये वेबसाइट CMS की वेबसाइट नहीं है। मतलब यूँ कह सकता हूँ कि अगर मैं CMS में सिर्फ वर्डप्रेस को शामिल कर रहा हूँ, उसमें और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वर्डप्रेस क्योंकि पॉपुलर है इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। तो अगर मैं वर्डप्रेस में यूँ कह लूँ कि भाई ये वर्डप्रेस में नहीं बनी हुई, तो ये कोडिंग में बनी हुई है। ठीक है, अच्छा अब मैं ये दूसरी वेबसाइट देखते हैं जो पीक सोल्यूशन की है, इसको पिक करते हैं और फिर मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ आकर मैं दोबारा से वेबसाइट का एड्रेस दिया। अब हम देखते हैं कि ये वेबसाइट किस में बनी है। हाँ जी, अब रिजल्ट्स आ गए फिर हमारे सामने। अब क्या कह रहा है, बिल्ट यूजिंग वर्डप्रेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वेबसाइट किस में बनी है हमारे पास, CMS में बनी है। जरा और नीचे आकर देखें,
कहता है 54% साइट डिटेक्टेड बाय यूजिंग वर्डप्रेस, यानी कि 54% कंटेंट जो है इसका वो वर्डप्रेस सीएमएस में बना हुआ है। लेकिन उसके अलावा बाकी की जो चीज़ें बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें इसकी शॉपिफाई में भी हैं, कुछ चीज़ें इसकी बेसिकली सीएमएस एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ प्लगइन्स। अब कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो वर्डप्रेस वाले नहीं थे, तो उसने उसके लिए इसको शॉपिफाई को यूज़ कर लिया। सो डिफरेंट प्लगइन्स को एक्चुअली ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे ही सीएमएस हैं। और सीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ प्लगइन्स, ये प्लगइन्स की कलेक्शन है और सारा कुछ थीम प्लगइन से लग रहा है, एसईओ प्लगइन से लग रही है, सिक्योरिटी प्लगइन से लग रही है, यानी जो जो कुछ ले रहे हैं हम प्लगइन से लगा रहे हैं। जब मैं कोडिंग में आ रहा हूं ना तो ये सब कुछ कोडिंग से लग रहा है। अच्छा, अब 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ग्लोबली इस वक्त। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इजी टू यूज, रेडीमेड, और लोगों के पास वेबसाइट, जो लोग वेब डेवलपर होते हैं वर्डप्रेस वाले होते हैं जी, कैसी ऐसी है ना जी, आपके पास काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। मैं आज आपको कोई वेबसाइट बनाने को कहूँगा तो अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि मुझे 4 घंटों में चाहिए तो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बंदा कोडिंग में ये काम कर रहा होगा और मैं उसे कस्टमाइज ऑप्शन दूंगा तो वो तो कहेगा सर क्या बात कर रहे हैं आप, लगता है कभी आपने वेबसाइट नहीं बनवाई। हाँ, तो वो कहेगा कि इतना टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। सो सीएमएस जल्दी बन जाती है, इजी टू यूज होती है, इस वजह से लोग सीएमएस को इस्तेमाल कर लेते हैं। कोडिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये काम करते हैं जरा दराज, दराज की वेबसाइट, दराज किसमें बनी है? पता है किसी को किसमें बनी हुई है? कोडिंग में बनी हुई है, शायद पहले सीएमएस में हो। इस वक्त जो उनका वर्जन चल रहा है कोडिंग का। अभी तो आजकल तो जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स है ना, जो वर्डप्रेस डेवलपर हैं, अगर उनसे हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट कोई देना चाह रहा हो किसी को, तो वो 10-15 हज़ार रुपये में भी दे देता है, 20 में भी दे देता है, 35 में भी दे देता है, डिपेंड्स वो किसको कितने की देना चाह रहा है। मैंने 2-3 दफ़ा बनवाई है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे ना एक स्टैंडर्ड सी बना कर दे दो, आगे से क्लाइंट खुद ही कर लेगा, उसने प्रोडक्ट खुद ही लगानी है। तो मेरा ख्याल है 15,000 रुपये की उसने मुझे बना कर दे दी थी। उसके अंदर पूरा ट्रांजैक्शन होता था, मतलब उसमें ऑर्डर भी प्लेस हो रहे थे, ऐसे नहीं है कि ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहे थे, ऑर्डर प्लेस होता था, मुझे ईमेल आती थी, यानी पूरा ट्रांजैक्शन था। 15,000 रुपये की बन गई। अगर मैं किसी बंदे से कहूँगा ना कोडिंग में मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट 15,000 रुपये में बना दो, तो 15,000 तो मेरा ख्याल है वो अपने 10% एडवांस में भी नहीं लेगा। मतलब इतनी एक्सपेंसिव वेबसाइट है। अगर कोई बंदा कहेगा ना वेबसाइट बनाने का मुझे 10% एडवांस दे दें, तो वो भी 15,000 नहीं बनेगा, 80,000, 100,000 या इससे भी बड़ी कोडिंग की वेबसाइट। लाइफ टाइम जो है ना वो कोडिंग की वेबसाइट का ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूँ ना आज, तो मेरे पास एक क्लाइंट था, उसकी वेबसाइट 1988 में बनी थी कोडिंग की। वो वाली वेबसाइट 1 साल पहले तक लाइव थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई हैकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, हैकर भी नहीं तक पहुंचा, कोडिंग की वेबसाइट थी। हमने, हाँ, वो गूगल के एल्गोरिदम पे पूरी नहीं उतर रही थी। भाई गूगल के एल्गोरिदम तो चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इतना बड़ा एल्गोरिदम आ गया मोबाइल फ्रेंडली, कि वो भाई मोबाइल पर जाकर मेन्यू ही चेंज हो जाता है आपका। देखिए मोबाइल पर आगे क्या, पहले ये देख लो ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या मतलब कि दराज की जो वेबसाइट है वो सीएमएस नहीं है, कोडिंग है। दराज की वेबसाइट इटसेल्फ कोडिंग है। तो आपने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स को चेक करना हो तो यहाँ से जाकर चेक कर लो कि भाई किस में बनी हुई है वेबसाइट। अच्छा, अब मैं अगली बात क्या कर रहा था, क्या बता रहा था मैं, ताकि मिस ना हो। हाँ, मैंने कहा गूगल एल्गोरिदम्स। गूगल एल्गोरिदम क्या है? गूगल एल्गोरिदम यह है कि स्टैंडर्ड्स, गूगल के स्टैंडर्ड्स बार बार चेंज हो रहे हैं। तो अब अगर आपकी वेबसाइट उन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने के काबिल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो वर्थलेस हो जाएगी, फिर लोग उसको विजिट ही नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मैं, कोई ये एक वेबसाइट है, इसको जरा छोटा करूं मैं, फिलहाल यहां से ही कर दिया मैंने, ये मेन्यू बना हुआ आ गया, ठीक, फुल स्क्रीन किया, मेन्यू इधर आ गया।
दोनों व्यूज में मेन्यू डिफरेंट जगह पर है, मतलब डेस्कटॉप का मेन्यू अलग है और मोबाइल का मेन्यू अलग है। इस तरह की वेबसाइट्स को हम बोलते हैं ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। वो जो 80s 88 90s में जो वेबसाइट्स बनती थी ना, वो रिस्पॉन्सिव नहीं थी होती। वो कैसी होती थी, वो डेस्क मोबाइल पर भी ऐसे ही मेन्यू आएगा, वो फिर हम मोबाइल का मेन्यू चेक करने के लिए क्या करते थे, कभी छोटा करते थे कभी बड़ा करते थे। सो वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं थी, ये सबसे पहला चेंज आया था। तो अब वो जो पुरानी वेबसाइट है ना, वो वेबसाइट अपनी जगह चल रही है। ऐसी बहुत सारे मॉडल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होंगे जिनके पास अभी भी पुराने मॉडल की वेबसाइट चल रही है। सो मॉडल तो वही वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया, चल रही है, लेकिन गूगल के लेटेस्ट एल्गोरिथम्स पे नहीं है वो। सो अगर आपकी वेबसाइट गूगल के, लेकिन ये फर्क कब आता है, ये बहुत टाइम के बाद आता है, एकदम 1 साल के बाद गूगल का एल्गोरिथम इतना ज्यादा चेंज नहीं होने वाला कि पूरे का पूरा सब कुछ ही चेंज हो जाए। ये वाली चेंज आने में बहुत सारे साल लगे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि वो 1988 में वेबसाइट बनी थी, ठीक है। तो वो 2012 में, 2010 में, 2015 में स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रही थी, मगर वेबसाइट फिर भी चल रही थी। हमने खुद उसको चेंज किया, यानी हमने उन्हें कहा कि भाई इसको चेंज कर लें और न्यू वेबसाइट पर ले आए, लेकिन वेबसाइट को कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं, खास तौर पर जिन्होंने टेक्निकल बंदा साथ नहीं रखा होता अपनी वर्डप्रेस के साथ हैंडल करने के लिए, उनकी वेबसाइट 1 साल से ज़्यादा नहीं चलती है। क्यों जी ऐसे है? क्योंकि क्या होता है, क्या बेसिकली वर्डप्रेस में प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स की अपडेट्स आ रही हैं और प्लगइन एक्सपायर भी हो रहे हैं। अब कोई बंदा उसको देख ही नहीं रहा, आपको पता ही नहीं लग रहा एक प्लगइन एक्सपायर हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल वो वाला प्लगइन सिक्योरिटी का प्लगइन था, तो उसने क्या किया, वल्नरेबिलिटी होल खोल दिया आपकी वेबसाइट के ऊपर और आपकी वेबसाइट हैक हो गई। सबसे ज्यादा जो हैक वेबसाइट्स होती है ना, सिक्योर होने के बावजूद, वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती है। और फॉर एग्जांपल फिर क्या होगा, फिर हम क्लाइंट के पास जाएंगे अपने, जिसने बनाई थी हमारी वेबसाइट, हम उसे कहेंगे कि जनाब ये वेबसाइट देखें, ये क्या हो गया इसको। तो वो कहेगा मेरे पास भी इसका बैकअप नहीं है, इसका तो बैकअप आपके पास होना चाहिए था। हम कहते हैं नहीं भी हमारे पास भी नहीं है। तो वो कहेगा भाई इसको भी ठीक ना करवाओ, नहीं बनवा लो, मुझे ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा, नहीं पैसे भी ज़्यादा लूंगा मैं आपसे, तो नहीं बनवा लोगे ना तो मैं कम पैसों में आपको बना कर दे दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ हम ये सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये वाली बातें हम उस क्लाइंट के साथ नहीं करते जिसके पास वेबसाइट हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्लाइंट आता है एसईओ करवाने और उसकी वेबसाइट ही वर्डप्रेस की है, तो मैं उसके साथ तो ये नहीं ना करूंगा, फिर तो वो कहेगा यार चलो फिर एसईओ नहीं करवाते, पहले नई वेबसाइट बनवा लेते हैं। वो बेचारा मायूस भी होगा कि भाई ये क्या कर दिया मैंने, तो लाखों लगा दिए। लाखों तो नहीं लगाए होते, मैंने जितने भी लगाए होते हैं फिर वो कहते ही हैं कि मैंने लाखों लगा दिए और अभी तक मेरा कुछ भी नहीं बन सका। तो इसलिए ये बात हम किसको करेंगे, जब कोई मुझसे सजेशन लेगा कि जनाब मैं वेबसाइट लॉन्च करने लगा हूँ, मुझे आप सजेस्ट करेंगे, मुझे कोडिंग में आना चाहिए कि मुझे वर्डप्रेस में आना चाहिए। तो इतनी लंबी तकरीर उसके लिए। लेकिन जिसकी वेबसाइट आ जाएगी हमारे पास, वो कहेगा जनाब ये मेरी वेबसाइट और ये वर्डप्रेस में बनी है, आपने इसकी एसईओ करनी है, तो हम खामोशी से उसकी एसईओ कर देंगे। ठीक है। अब एसईओ कैसे होगी, अब ये हमें पता लग गया कि वर्डप्रेस में एसईओ कैसे होगी, प्लगइन से होगी। प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर जाकर ही हम एसईओ कर रहे होंगे। लेकिन जो हमारी कोडिंग की वेबसाइट है उसमें एसईओ कैसे होगी, सारी कोडिंग की एसईओ मैं आपको वैसे जुबानी करा दूंगा, लेकिन जब हम वर्डप्रेस में जाएंगे तो वहां जाकर हम उसके प्लगइन को फॉलो कर रहे होंगे एसईओ करने के लिए। ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा कंपैरिजन हुआ। अच्छा, एसईओ करनी, अंडरस्टैंड करनी कोडिंग में मुश्किल है, अंडरस्टैंड करनी कोडिंग में मुश्किल है, वर्डप्रेस में सिंपलेस्ट है। वर्डप्रेस में इतनी है कि आप जब कोडिंग में मुझसे कर लोगे ना, तो 1 घंटे के अंदर आप एक वेबसाइट की एसईओ कर सकते हो ऑन साइट एसईओ। इसलिए कि उसकी जो ऑन साइट एसईओ है वो सारी की सारी ग्राफिकल है। कोडिंग की जो एसईओ है वो सारी की सारी कोडिंग के थ्रू है, और जब आपने कोडिंग के थ्रू समझी होगी तो आप इस काबिल भी होंगे कि आप वर्डप्रेस में जाकर भी कोडिंग कर लेंगे। मतलब कोडिंग को हम इतना अंडरस्टैंड कर लेंगे, और कोडिंग में 100% आपने समझना है कि हम बिल्कुल प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे, जीरो प्रोग्रामिंग। मतलब हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की कोई एलिमेंट नहीं समझ, हम लोगों ने जितनी चीजों को समझना है वो सारे के सारे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही होंगे या एसईओ से रिलेटेड होंगे, वो प्रोग्रामिंग नहीं है, यानी वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट कहीं पे भी नहीं है। हमें चंद कोड्स को समझना है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना स्टार्टअप करने जा रहे हैं कोडिंग से, और मैं इधर आया हूं, ये मेरी वेबसाइट है। अगर मैं आपको इस ग्राफिकल वेबसाइट पे बताऊं ना कि मुझे एसईओ कहां पे करनी है, जरा एक ओवरव्यू करते हैं कि मुझे किस एलिमेंट पे एसईओ करनी है, फिर हमें उस एलिमेंट को अंडरस्टैंड करना है।
शुरू करते हैं ऊपर से। ये वेबसाइट है। सबसे पहले मैं कहां पर आ गया हूं, जहां पर टैब है, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये वेबसाइट का टाइटल है, यहां से शुरू हो रही है। लेफ्ट साइड पे क्या आ रही है, एक तस्वीर, इसे हम बोलते हैं फेविकॉल। ये क्या है, कैसे लगा है, कैसे लगाएंगे, ये हमने सीखना है। टाइटल कैसे लगा है, ये हमने सीखना है। टाइटल में क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल किचन, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका कीवर्ड है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, ये हमने सीखनी है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना एसईओ में, यानी एसईओ में आपसे सबसे पहला काम जो करवाया जाता है वो करवाई जाती है कीवर्ड रिसर्च, कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा टॉपिक है, इसके कीवर्ड्स आपने बनाने हैं। सो आप डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उसके कीवर्ड्स बनाते हैं। हमारे पास अगर कोई केस आता है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसकी एसईओ करनी है, कितने पैसे लेंगे, तो हम उसे यही पहले पूछते हैं कि आपके कीवर्ड्स कितने हैं। उसके बाद हम उनकी वेबसाइट की कैटेगरी को देखते हैं, फिर हम उनकी वेबसाइट का कंपटीशन देखते हैं कि वेबसाइट पे कितना कंपटीशन है, यानी कितना जल्दी रैंक हो सकती है। इन दो चीज़ों की बेस पर उसकी वेबसाइट की एसईओ का रेट डिसाइड होता है। अगर कंपटीशन लो होगा तो कम पैसों में हम कर देंगे, अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि रैंक करने में हमें ज़्यादा एफर्ट करनी है, इस वक्त चार्जेस ज़्यादा होंगे। अगर कीवर्ड्स कम होंगे तो रेट कम होगा, अगर कीवर्ड्स ज़्यादा होंगे तो रेट ज़्यादा होगा। अब आगे चलते हैं, ये बात हो गई यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, हमें इस मेन्यू को भी समझना पड़ सकता है, क्योंकि एज ए एसईओ एक्सपर्ट मैं क्या करता हूँ, मैं एज ए एसईओ एक्सपर्ट सबको ये कहता हूँ कि भाई ये वाला जो मेन्यू आइटम है ना, ये आपकी वेबसाइट में जरूर होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है इस पर, ब्लॉग लिखा हुआ है या आर्टिकल्स, ये दो चीजें हैं। क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है ना, बेशक वो वैरायटी है उसमें, लेकिन एट द एंड वो स्टैटिक है। यानी कि पीक सॉल्यूशन का जो कंटेंट है वेबसाइट का, वो स्टैटिक ही होगा कि भाई सब कुछ कवर भी कर लेंगे, तो है तो स्टैटिक कि एकेडमिक कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज, बात खत्म हो गई। यहाँ इससे आगे तो कोई बात नहीं हो सकती। तो ये वाला कंटेंट एक दफा लिखा गया, इट्स ओके। अब ये रोज रोज तो नहीं लिख रहे ना ये कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट की हालत कैसी हो गई है कि स्टैटिक फॉर्म में आपकी वेबसाइट आ गई है। मतलब 6 महीने पहले वेबसाइट लिखवाई थी, 6 महीनों के बाद भी वही चल रही है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो 3 महीने से 2 महीने का हुआ तो चेंज हो गया, 3 महीने से 4 महीने का हुआ तो फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन कंटेंट आपके पास स्टैटिक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो फ्रेश आ रहा हो, जैसे OLX है, जैसे दराज है। भाई क्या होता है, इनके ऊपर कितना सारा कंटेंट है जो आता रहता है। अब वो कैसे आ सकता है आपकी वेबसाइट पर, कोई भी वेबसाइट हो उसके ऊपर कैसे आ सकता है, उसके ऊपर आप अपना एक मेन्यू लाएंगे ब्लॉग के नाम से या आर्टिकल्स के नाम से। तो जिस टॉपिक पर आपकी वेबसाइट है उस टॉपिक पर आपको आर्टिकल्स लिखने हैं या लिखवाने हैं या ब्लॉग लिखना है। अब उसका है क्या, उसकी हमने एक बंदे की ड्यूटी लगाई है कि भाई ये पीक सॉल्यूशन का कॉलेज है, रोजाना आर्टिकल्स का एक है मेन्यू। सो रोजाना एक आर्टिकल लिखना है, किसी दिन डिजिटल मार्केटिंग पर, किसी दिन PPC एड्स पर, किसी दिन ग्राफिक्स के ऊपर, किसी दिन कोरल ड्रा के ऊपर, किसी दिन फोटोशॉप के ऊपर। मेरा क्लाइंट जो है वो कमर्शियल किचन सेल करता है, भाई उसकी प्रोडक्ट्स है पिज्जा ओवन्स, उसकी प्रोडक्ट है आइसक्रीम मशीनरी, उसकी प्रोडक्ट है कॉफी मशीन्स। अब इधर मैंने क्या कहा हुआ है उसको, मैंने कहा भाई आपने आर्टिकल लिखना है, कभी कॉफी मशीन पे लिखना है, कभी ओवन पे लिखना है, कभी आपने ओवन की रेसिपी पे लिखनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब वो आर्टिकल हम लिखेंगे बीच में अपने कीवर्ड्स को यूज करेंगे और उस आर्टिकल से ट्रैफिक को लेकर आएंगे हम अपने होम पेज के ऊपर। एक दफा मैं एक CCNA का लेक्चर देख रहा था, एनिमेटेड लेक्चर था, 1 घंटे का लेक्चर था। जब लेक्चर एंड हुआ, पूरा लेक्चर जब कंप्लीट हो गया, तो एक्चुअली वो लेक्चर जो था ना वो ट्यूटोरियल नहीं था, वो एक इंटरनेट डिवाइस की मार्केटिंग थी। और उस इंटरनेट डिवाइस की मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने वो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ था। और वो क्या मार्केटिंग है कि भाई CCNA के लिए जब आपने नेटवर्किंग करनी है तो नेटवर्किंग डिवाइस अच्छी वाली कौन सी है। तो वो लेक्चर जब एंड हुआ तो लेक्चर के आखिरी पार्ट में उन्होंने वो डिवाइस दिखाई और उन्होंने कहा भाई ये वाली डिवाइस है, अगर आप CCNA का सेटअप बनाना चाह, नेटवर्किंग का सेटअप बनाना चाह रहे हैं तो आप इस डिवाइस को यूज करें। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं खुद बहुत कन्विंस हुआ उस डिवाइस से। सो इट इज द वे टू मार्केट। बिल्कुल पिज्जा की रेसिपी देंगे, अब कमर्शियल किचन पिज्जा रेसिपी तो नहीं सेल कर रहा, लेकिन जब वो पिज्जा रेसिपी सेल करेगा तो जिस पिज्जा ओवन के ऊपर वो रेसिपी दिखाएगा ना, वो उसकी प्रोडक्ट है।
तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली पिज्जा रेसिपी बता रहा है लेकिन मार्केटिंग किसकी कर रहा है, पिज्जा ओवन की मार्केटिंग करने लगा हुआ। सो इट इज द वे टू मार्केट। इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट पे फ्रेश कंटेंट आता रहेगा। अभी कैसे आएगा ये आप पे डिपेंड करता है। क्या रोजाना एक आर्टिकल लिखने हैं, रोजाना 3 आर्टिकल्स लिखने हैं, हफ्ते में एक आर्टिकल लिखने हैं, भाई आपने जैसा बंदा अपने साथ अटैच किया हुआ है उसी तरह का वो काम उस पर कर रहा होगा। लेकिन ये वाली ऑप्शन ऐसी है जिससे गूगल आपकी वेबसाइट को बार बार क्राउल करेगा, और जब वो बार बार क्राउल करेगा तो रैंक भी करेगा। आपने अक्सर नोट किया कि हम कोई भी चीज खरीदें तो सबसे ऊपर OLX आ जाता है। हालांकि OLX ना मैन्युफैक्चरर है ना ट्रेडर है, OLX तो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग चीजें बेच रहे हैं। वो आ क्यों रहा है बार बार, इसलिए वो इतना फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, इतना फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है। कभी उसपे कोई गाड़ी का इश्तेहार लगा रहा है, कभी उसपे कोई लैपटॉप का इश्तेहार लगा रहा है, कभी उसपे कोई AC का इश्तेहार लगा रहा है। तो वो AC के इश्तेहार, AC का जब मैं कीवर्ड लिखता हूँ तो आता ऊपर OLX है। उसकी वजह यह है कि भाई आज के दिन में AC के इतने एड्स लगे हैं, तो गूगल जो है उसको ज्यादा क्राउल करने लगा हुआ है। ठीक है, सो एनीवेज ये समझ में आ गया। उसके बाद ये क्या है भाई, ये लोगो लगा हुआ है, ये कैसे लगा हुआ है, ये कैसा होना चाहिए, इसका साइज क्या होना चाहिए, ये चीजें हमने समझनी है। मतलब ये ही चीजें से। उसके बाद ये क्या है, स्लाइडर, इमेज स्लाइडर। ये होता क्या बेसिकली, इस वक्त कितने लगे हुए हैं, 2। यानी हर वेबसाइट के शुरू में एक स्लाइडर आता है, सबको पता है। मतलब जिनको वेबसाइट यूज करनी नहीं आती उनको भी पता है, वेबसाइट देखते हैं तो ऑटोमेटिक एक स्लाइडर आ जाता है, यूं घूमता है, फिर एक और आ जाता है, दूसरा आ जाता है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने स्लाइडर कितनी दफा देखा होगा, किसी ने भी नहीं देखा होगा। सिर्फ वही देखता है जो फ्रंट पर आ जाती है। बेसिकली तो आपके पास वेबसाइट आई है, आपने यूं ड्रैग किया और नीचे चले गए, स्लाइडर को तो आप देख ही नहीं रहे हो। सो एज ए SEO एक्सपर्ट हम क्लाइंट को कहते हैं कि भाई स्लाइडर ना लगवाओ, मना करते हैं कि स्लाइडर नहीं लगवाएं। क्यों ना लगवाएं, ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लो करते हैं। अब वो कहेगा भाई मेरे तो कंप्यूटर लगाया हुआ, मैं क्यों ना लगाऊं। तो इसका हल हम देते हैं, फिर जो हम आगे जाके देखेंगे। ये मोबाइल है, मैंने एक वेबसाइट खोली, इधर से शुरू हुई इधर आ गई, ऐसे ही है ना। इतने हिस्से पे वेबसाइट खुल जाती है ना हमारे पास, लेकिन पूरी तो नहीं खुलती, पूरी तो नहीं खुलती ना भाई। फिर क्या करता हूं मैं, फिर यूं करता रहता हूं ना सारी वेबसाइट को पढ़ने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब वेबसाइट खोलोगे ना तो ये जो पहली स्क्रीन है ना, यहां पर स्लाइडर ना लगाओ। तो जब कोई बंदा यूं स्क्रॉल करे ना तो अगले हिस्से में स्लाइडर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब मैं उसको नीचे वाले हिस्से पे लेके आऊं, अब वो मेरी वेबसाइट की स्पीड पर अफेक्ट नहीं कर रहा। स्पीड किससे अफेक्ट होती है, पहली स्क्रीन से। बेसिकली आपकी वेबसाइट की जो स्पीड कैलकुलेट हो रही है, वो जब वेबसाइट लोड होती है ना, तो यहां से लेकर यहां तक जितना पार्ट आपका आ रहा है, उसका जो टाइम है उसको उसने कैलकुलेट करना है। उसने आपका बाकी की वेबसाइट के अगर 10 पेजेस भी है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो तो अभी आया ही नहीं है, उसने तो अभी लोड होने बाद में। ये टाइम है जो हम कहते हैं ना 2.5 सेकंड में क्या आपकी वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही है, वो ये वाला टाइम है, नीचे वाला टाइम नहीं है। तो फिर हम क्या कहते हैं, स्लाइडर को नीचे ले जाओ। लेकिन अगर वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे तो लगाना ही लगाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहेंगे लगा लो। फिर वेबसाइट की क्वालिटी उतनी, स्पीड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इमेजेस कैसे लगे हुए हैं ये देख रही है हमने। अभी फिलहाल हम लगाने की बात कर रहे हैं। ये भी आपसे मैंने ना एक SEO का टेक्निकल फैक्टर डिस्कस किया कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी वेबसाइट पे हमें यह पता होना चाहिए कहां लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ, ये क्या चीज है, हेडिंग। भाई जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, टॉपिक जो लिखे होते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग और कंटेंट, ऐसे ही होता है ना। हेडिंग, कंटेंट, फिर सब हेडिंग। आमतौर पर क्या होता है, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है 1 और मेन हेडिंग लिखी होती है, उसके नीचे 3-4 लाइनें लिखी होती हैं, उसका कंटेंट लिखा होता है। उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं ना तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है 1.1 आ जाता है ना। अब किसी ने आज तक किसी स्कूल में किसी को ये नहीं पढ़ाया होगा बच्चे को उन्होंने कि 1 के बाद 1.1 का क्या मतलब है, नहीं बताया होगा ना। लेकिन हर बच्चे को पता होता है, हर बच्चे को पता होता है कि भाई ये इसका पार्ट है। फिर उसके नीचे आएगा तो आगे लिखा होगा 1.1.1। अब उसको पता लग गया कि भाई ये जो दूसरे पार्ट का आगे का सब हिस्सा है। फिर नीचे वाली लाइन पे जाएगा तो वो लिखा होगा 1.2, इसका मतलब ये नेक्स्ट शुरू हो गया। फिर नीचे जाएगा तो लिखा होगा 2, पता लगेगा बिल्कुल ही नया टॉपिक शुरू हो गया। सो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, टॉपिक रिकग्नाइज हो रहे हैं हमारे। लेकिन ये वाली एजुकेशन तो हमें किसी को नहीं देनी पड़ती, ये सिखाना नहीं पड़ता कि किताब से रीडिंग आपने इस तरह करनी है।
बल्कि वो जिस तरह नॉर्मल रीडिंग होती है उससे उसको खुद ही पता लग जाता है कि पहली दफा जब किताब पढ़ता है तो उसको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। गूगल ये कहता है कि आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है उसको भी आपको इसी तरह डिफाइन करना है, हेडिंग विद सब हेडिंग्स। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हेडिंग के स्टाइल्स हैं टोटल 6, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर, तो वो ये कहता है कि आपका जो कंटेंट शुरू होना चाहिए वो हेडिंग नंबर 1 से शुरू होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या है 2, फिर क्या है 3। अब वो जो 3 है बेसिकली क्या है, 1 की सब हेडिंग है, वो 2 की सब हेडिंग है, जो 4 है वो क्या है, वो 3 की सब हेडिंग है, जो 6 है वो क्या है, वो 5 की सब हेडिंग है। तो कहता है इस स्ट्रक्चर से हम लिखेंगे। दिखने में ऐसे लग रहा है शायद कि ये हेडिंग स्टाइल जो है ये फॉर्मेट है, बिल्कुल ये फॉर्मेट नहीं है ये फॉर्मेट, लेकिन गूगल इसको एज ए फॉर्मेट नहीं देखता, गूगल इसको एज ए स्ट्रक्चर देखता है। गूगल कहता है ये एक स्ट्रक्चर है अपने कंटेंट को डिफाइन करने का। क्या आपने कंटेंट डिफाइन किया, गूगल को पता लग रहा है जहां पर आपने हेडिंग 1 लिखी ना, गूगल ने समझ लिया कि ये क्या है आपका मेन टॉपिक। जहां पर आपने हेडिंग 2 लगाई, गूगल ने समझ लिया कि ये क्या है आपका सब टॉपिक। यानी वो हेडिंग से आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहा है। और अगर आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हेडिंग स्टाइल में लिखा है मैंने, ये हम समझते हैं ये कैसे लिखा है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये बोल्ड हुआ है, कुछ हिस्सा देख रहे हैं ना, ये नुमाया हुआ है, इसलिए मैं इसे बोल्ड कह रहा हूं। अच्छा, उसके बाद और नीचे आ रहे हैं तो अब वही सारी चीजें नजर आनी शुरू हो गई, दोबारा इमेज नजर आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये इमेज कैसे लगा हुआ है, ये इमेज लेफ्ट पे लगा हुआ है, सेंटर पे लगा हुआ है, राइट पे लगा हुआ है, ये हमारा मसला नहीं है। ये इमेज लगा कैसे हुआ है, इमेज का साइज कितना है, इमेज का नाम क्या है, इमेज के अंदर कीवर्ड कैसे टारगेट करना है, ये हमने सीखना है। अब नीचे आए तो आप देखेंगे सब कुछ वही चलना शुरू हो गया, वही सब कुछ चलना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि वही टैग्स हैं, वही 5-6 टैग्स हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। यही 5-6 टैग्स हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये टैग्स क्या हैं, ये टैग्स कैसे काम कर रहे हैं। जब ये हमें समझ में आ जाएंगे, हमने क्या करना है, यही वाली वेबसाइट मैं आपको भी दूंगा ऑफलाइन सब स्टूडेंट्स को। आप लोगों ने क्या करना है, इस वेबसाइट्स को अपनी वेबसाइट बना लेना। मतलब जो भी आपके जहन में टॉपिक है वेबसाइट बनाने के लिए, आप वो वेबसाइट बना लो। मिसाल के तौर पर आप खुद ही डिजिटल मार्केटर हो ना, आप अपने लिए इस वेबसाइट को बना लो। इसका क्या मतलब होगा, ये लोगो आपका हो जाएगा, ये स्लाइडर आपका हो जाएगा, ये इमेजेस आपके होंगे, किस चीज से रिलेटेड होंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बना रहे हो तो किस चीज से रिलेटेड होंगे, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो चीजें होंगी। ये कंटेंट भी आपका अपना होगा। इसका मतलब क्या है, ये सारी वेबसाइट हमने खुद बना ली ये है हमारा पहला स्टेप, पहला फेज। क्योंकि अगर मैं एसईओ करवा रहा हूं आपको और आपके पास वेबसाइट ही नहीं है, या आपको वेबसाइट पे काम करना नहीं आता, क्योंकि अभी मैंने कुछ चीजों का नाम लिया, मैंने जिन चीजों का नाम लिया उनमें से एक नाम और भी है, वो क्या है, वो है हाइपरलिंक। कहाँ गया भाई हाइपरलिंक, को ये भी हाइपरलिंक है वैसे, ठीक है, ये जो मेन्यू है ये भी हाइपरलिंक है, लेकिन मैं आपको कोई लिंक दिखा देता हूँ। ये हाइपरलिंक्स लगे हुए हैं, इनकी भी इंपॉर्टेंस एसईओ में है। और मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ एचटीएमएल एलिमेंट्स की जो एसईओ से रिलेटेड है, जो वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड है। हम उससे बिल्कुल कुछ नहीं करना, हमारा कोई काम नहीं है उसका, ठीक है, और ना ही हम डिजाइनिंग इसमें सीखनी है, इसलिए कि हमारे पास एसईओ करने के लिए भी कम टाइम है, तो हमें डिजाइन नहीं सीखना। अगर हमें डिजाइन सीखना है तो हमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है, हम वेब डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे। याद रखेंगे, जो एसईओ का बंदा है अगर उसको वेबसाइट हैंडल करनी नहीं आती, वो एसईओ नहीं कर सकता। विदाउट हैंडलिंग वेबसाइट आप एसईओ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब कुछ है जो अभी हम सीखने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये वेबसाइट तो कोडिंग की है, ये हमने देख लिया था। जरा इसका कोड देखें, कंट्रोल यू देखा है मैंने, इसमें चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ देखने के लिए खोल लिया अपने पास। कोड आपको नजर आ गया सारा लिखा हुआ। अगर हम इस कोड को देखें तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का और लंबा चौड़ा कोड है, खत्म ही नहीं हो रहा है ना। सो हमें इस सारे को नहीं पढ़ना, ना ही हमने इस सारे पे करना है। हमने कहाँ कहाँ जाना है, जिन जिन चीज़ों के मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, हमें सिर्फ उन चीज़ों को इस कोड में अंडरस्टैंड करना है और उन चीज़ों को हमें चेंज करना है। तो मैंने बात कहाँ से शुरू की थी, टाइटल से। लेकिन हमें यह ज़रूर समझना है कि ये एक HTML फाइल है और इस फाइल का एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, हम रीड नहीं कर सकेंगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है जिसे हमें चाहिए।
जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। सो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम HTML फाइल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि एक HTML फाइल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब हम SEO कर रहे होंगे तो हम HTML फाइलें नहीं बना रहे होंगे, लेकिन आपने जब ये स्ट्रक्चर समझ लिया होगा तो आप जब SEO कर रहे होगे तो आप इस फाइल को खोलने में कंफर्टेबल होगे। तो इस वजह से हम ये सब कुछ करने लगे। ये मैंने कुछ लिखा, एक मैंने लेस देन का निशान लगाया और एक मैंने ग्रेटर देन का एक लेफ्ट साइड पे लगाया और एक ये लगा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ये है HTML टैग। अच्छा, HTML है क्या? बेसिकली HTML हमारे पास एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML की बात हो रही है सिर्फ। HTML हमारे पास एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। अभी मैंने जितनी बातें की हैं फॉर्मेट ही थे ना, कि भाई क्या कर रहा हूँ, स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है, फॉर्मेट्स हैं। इन फॉर्मेट्स को हमने किस तरीके से इंप्लीमेंट करने हैं हम ये सीख रहे हैं। सो HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, टैग लिखते हैं। टैग की टर्म हम लोग फेसबुक पे भी यूज करते हैं, टैग की टर्म हम लोग यूट्यूब पे भी यूज करते हैं। हैश टैग्स, टैग्स, ये वो वाले टैग्स नहीं है, ये फॉर्मेटिंग टैग है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना है टैग लिखते कैसे हैं, लेस देन का निशान और ग्रेटर देन का निशान। अब इसके अंदर आकर मैंने एक लगा दिया HTML और एक लगा दिया एंड HTML, दो लगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि भाई ये मेरी HTML फाइल है, सारी की सारी मेरी HTML फाइल इसके अंदर ही है, ठीक है। अब HTML फाइल का स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, और ह्यूमन स्ट्रक्चर क्या है, हेड, बॉडी, फुट, ऐसे ही है ना। सेम यही वाला स्ट्रक्चर आपकी HTML फाइल का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगला टैग कौन सा होना चाहिए, हेड का होना चाहिए ना। सो अगला टैग है हमारे पास हेड का। अच्छा, ये मैंने एक लगाया स्लैश, इसका क्या मतलब है, स्लैश का मतलब है एंड। जब हमने बताना हो ना यहाँ पर एंड हो रहा है तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, स्लैश लगा देते हैं कि भाई ये एंड हो गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से HTML स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ से हेड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हाँ स्टार्ट वैसे लगेगा, एंड के लिए स्लैश लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ तो क्या करूँ, स्लैश। अभी मैंने इसके बीच में कुछ नहीं लिखा, अभी हमने लिखना है। हम वो चीजें लिखेंगे जो हमारे काम की, हमने पूरी कोई HTML फाइल वेबसाइट भी नहीं बनानी है, हमने सिर्फ उन टैग्स को समझना है जिन्हें मैंने चेंज करना है, फिर हम वेबसाइट में जाकर उनको चेंज करेंगे। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, अगला क्या है जी, टैग। हेड के बाद कौन सा पार्ट होता है, बॉडी। सो मैंने कहा अगला टैग है हमारे पास बॉडी। हेड वाला जो पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जो आपकी वेबसाइट पे, यानी जैसे मैं कहता हूँ मैं जियो टीवी पे जाकर न्यूज देखता हूँ, तो जब न्यूज मेरे सामने वेबसाइट खुल जाती है तो उसमें से कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जो हेड वाला होता है। वो सारे का सारा हिस्सा जो होता है वो किस जगह पर होता है, वेबसाइट की बॉडी में होता है, वो जो हिस्सा में नजर आ रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेड में क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। हेड में फुटर लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी हमसे रिलेटेड नहीं है, बॉडी खत्म हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कुछ भी नीचे आ रहा है वो सब कुछ फुटर है, इसके बाद वाला पोर्शन सो हमें लगाने की जरूरत नहीं। हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अब अगर मैं इस वेबसाइट को देखूं जिसको मैंने बेस बनाकर आपसे बात शुरू की, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम टैब वाला हिस्सा देख रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या एक टाइटल लिखा हुआ है, हम पहले इसकी बात करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले यहां लगाते हैं, फिर आपको मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी बताता हूं। हम इधर आए और यहां आकर मैंने लिख दिया बेस्ट, टाइटल नहीं लिखा मैंने, ये टाइटल भी लिख दिया। अब आपको सबको पता लग गया क्या लिख रहा हूं मैं, टाइटल का स्टार्ट किया और टाइटल का एंड कर दिया। और यहां आकर मैंने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, नीचे वाली लाइन में चला गया, कोई बात नहीं, आएगा एक ही लाइन में, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। फॉर एग्जांपल ये मैंने टाइटल में लिखा तो इसका मतलब है ये मेरा मेन कीवर्ड भी होगा। कीवर्ड क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, फिर हम कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे अलग से। फिलहाल अभी हम सपोज करेंगे ये मेरा मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं। सो मैंने लिख दिया बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। इसे कहां पे आना चाहिए जी, इसे कहां पे आना चाहिए, इसे तो बंद करें जरा, यहां पे।
इसी से भी आना चाहिए। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा है टाइटल वाला हिस्सा, ठीक है। चलो ये फाइल बन गई। फिलहाल मैंने सिर्फ टाइटल लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी की वेबसाइट में हिस्सा है वो तो प्लेन आएगा, अभी मैंने उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। जो वेबसाइट का बाकी का हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा जो है, ये कौन सा हिस्सा है? ये बॉडी है। तो मैंने तो अभी बॉडी में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उस फाइल को एक्सरसाइज करता हूं तो बॉडी कैसी आएगी? वाइट खाली आएगी ना, उसमें तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ कहां पर आएगा कुछ लिखा हुआ? हेड में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब जरा हमने कहा फाइल एक बना ली, हमने पहली फाइल बना ली। इस फाइल को अब हमें क्या समझना है, सेव कैसे करना है। ये फाइल कौन सी है? HTML फाइल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको सेव भी मुझे एज ए HTML करना है। एप्लीकेशन कौन सी यूज कर रहा हूं? नोटपैड। नोटपैड किस तरह की एप्लीकेशन है? टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। तो बनाने क्या जा रहा हूं मैं? HTML। जरा देखें, फाइल में आते हैं और सेव एज में आते हैं। आगे यहां से पूछ रहा है भाई कहां पर सेव करोगे इस फाइल को? जिस लोकेशन पर आप फाइल सेव करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं उस फोल्डर में कर लेते हैं जो आपका फोल्डर है। सो मैं कहता हूं करंट लेक्चर्स, ये करंट क्लास, और आपकी क्लास है 7। चलो यहां पर एक फोल्डर बना लेता हूं मैं HTML के नाम से। अब ये कौन सी फाइल बनने जा रही है? नहीं, अभी तक कौन सी बनने जा रही है? अभी तो ये टेक्स्ट फाइल बन रही है, जबकि मुझे टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी इसकी। सो मैं इधर आया और मैंने कहा भाई इसका नाम रख लिया मैंने फर्स्ट स्पेस फाइल, और नीचे से क्या किया? टेक्स्ट फाइल तो नहीं बनानी ना, ऑल। और यहां आए और यहां आकर मैंने लिख दिया .html। HTML बनानी है ना, तो इसका मतलब है यहां पे क्या लिख दिया हमने? .html। अच्छा, अब जरा एक चीज नोट करनी है आपने। सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं फोकस करके, वो क्या है? साथ साथ जब मैं आपको HTML पढ़ाऊंगा, साथ साथ मैं आपसे ना SEO के फैक्टर्स भी डिस्कस करता जाऊंगा जो जो हमने यूज करने हैं उसके साथ। तो ये मैंने जरा मैग्नीफायर ऑन किया ताकि हम इस जगह को फोकस कर लेंगे। फाइल नाम, फाइल नेम कैसा होना चाहिए? जब हम HTML के पॉइंट से बात कर रहे हैं तो हमारा फाइल नेम कैसा होना चाहिए SEO के मुताबिक? आपके फाइल नेम में ये समझ लेंगे, आपके फाइल के नाम के दरमियान, चाहे वो HTML फाइल हो, चाहे वो इमेज फाइल हो, भाई किसी भी तरह की वेबसाइट की फाइल है, उसके नाम के दरमियान स्पेस बार इल्लीगल कैरेक्टर है। यानी आपने फाइल के नाम में स्पेस बार यूज नहीं करना, इल्लीगल कैरेक्टर है। अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर इग्नोर कर रहे हैं वेबसाइट को रैंक करने में। अभी मैंने लिखा है तो मैंने इसमें स्पेस दिया है ना, ताकि आपको पता लगे कि आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना। तो कैसे लिख रहे हैं फिर आपने इस फाइल को? इस फाइल को आपने ऐसे लिखना, देखें कैसे लिख रहे हैं, लाइक दिस। क्या लगाया बीच में मैंने? हाइफन, इस तरह। अच्छा, अब दूसरा फैक्टर मैं कहता हूं ये फर्स्ट फाइल क्या, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या इसका कोई मतलब मेरी प्रोडक्ट से, मेरी ब्रांड से मिलता है? नहीं मिलता ना भाई। अगर मेरी कोई वेबसाइट होती जिसको मैं रैंक कर रहा होता और उस फाइल का नाम ही मैं रख लेता फर्स्ट फाइल, तो ये तो कोई बात ना हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका नाम कैसा होना चाहिए कीवर्ड पे? अभी मैंने टाइटल में क्या कीवर्ड दिया? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। एक्चुअली इसका नाम क्या रखना चाहिए था मुझे? समझ आई बात? ये अब SEO का फैक्टर भी डिस्कस हो गया साथ कि भाई आपकी फाइलों के नाम में स्पेसेस नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? उनके फाइलों के नाम चेक करूंगा कि नाम स्पेसेस के साथ हैं कि नाम स्पेसेस के बगैर। अगर स्पेसेस के साथ हैं तो मुझे उन्हें चेंज करना है, लेकिन ये मेरा प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा, इसलिए कि वो जहां जहां इस्तेमाल हुए हैं मुझे वहां वहां जाकर ये सब कुछ चेंज करना है। और अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो इसका मतलब है मैं रैंकिंग के वो फैक्टर्स अप्लाई नहीं कर रहा जिसकी वजह से मुझे गूगल प्रायोरिटी देगा। लो जी, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको जरा छोटा कर देता हूँ जूम को। अब सबको पता लग गया ना मैंने फाइल कैसे सेव की है। सेव कर दें। अब आ जाते हैं इधर वापस। जहां पर सेव किया है ना, मैं उस फोल्डर पे चला जाता हूँ।
करंट क्लासेस कौन सी आपकी? ये वाली, ये HTML है, ये मैंने रख दिया। ये गूगल क्रोम का आइकॉन नजर आ रहा है साथ इसके, इसलिए आ रहा है कि मेरे पास गूगल क्रोम एप्लीकेशन इंस्टॉल है। फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी के पास गूगल क्रोम नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, तो यहाँ पर एज का आइकॉन आ रहा होगा। अगर आपके पास फायरफॉक्स का एप्लीकेशन है तो फायरफॉक्स का होगा, यानी जो भी एप्लीकेशन होगा उसी का आइकॉन होगा। परेशान नहीं होना अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करना चाह रहे होंगे। वैसे तो हम SEO करें तो हमारे सबके पास गूगल क्रोम ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्रोम की ज़रूरत है। जी देखें, पेज तो बिल्कुल वाइट है, पेज बिल्कुल वाइट आया हमारा। कीवर्ड कहाँ है हमारा? ये ऊपर आ गया, आ गया। टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए? आपकी वेबसाइट का टाइटल 50 to 60 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, यानी कि 50 से 60 कैरेक्टर्स तक इसकी लेंथ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए। आपको अंदाजा हो गया कि इससे बड़ा टाइटल होगा तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, गूगल का क्राउलर भी इसको नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज़ हो गई, अब ज़रा इसको हम समझते हैं कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो हम ये देखते हैं कि भाई मैं एक कोई कीवर्ड लिखकर कोई वेबसाइट ढूंढता हूँ, ठीक है, तो जब हम कोई कीवर्ड लिखते हैं यानी सर्च क्यूरी कोई टाइप करते हैं तो क्या होता है, एक लिस्ट आ जाती है वेबसाइट्स की। सबसे ऊपर कौन सी वेबसाइट आती है? जो रैंक हुई होती है, सिंपल। तो मैं यहाँ आकर एक कीवर्ड लिखता हूँ प्रोफेशनल, ये कीवर्ड लिख दिया मैंने, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, एक कीवर्ड लिखा मैंने, लिख के मैं एंटर करता हूँ, जरा देखते हैं क्या होता है। नीचे आए, ये एक वेबसाइट आ गई सबसे ऊपर, ये इसको यहां से देख लें तो अच्छी बात है जी। ये आ गई है वेबसाइट पहले नंबर पर, वही आ रही है ना जो मैंने अभी बताई थी आपको। ये क्या है? ये है वो टाइटल, ये है वो टाइटल जिसको हम अभी ऑप्टिमाइज कर रहे थे। सब आपको अंदाजा हो गया इस चीज का कि SEO में रैंक करने में टाइटल का कितना ज्यादा रोल है। अगर मैं ये देखूं कि इस लिस्ट में जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं उसमें से एलिमेंट्स को अगर मैं पहचानूं, सबसे ऊपर क्या आ रहा है? डोमेन नेम, फिर क्या आ रहा है? आपकी वेबसाइट का URL। भाई क्या URL है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। तो ये क्या आ रहा है? हमारी वेबसाइट का URL आ रहा है। अच्छा, उसके बाद URL के बाद क्या आ रहा है? टाइटल। टाइटल के बाद क्या आ रहा है? ये जो लिखा हुआ आ रहा है दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज, ये क्या आ रहा है? ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है, जिसे हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है ये कहां पे था? हेड में। तो उसने टाइटल कहां से पिक किया वेबसाइट को रैंक करने के लिए? हेड के पोर्शन से। उसने मेटा कहां से पिक करने? हेड के पोर्शन से। जिसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट को लिस्टिंग में लाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस थी वो कौन सी थी? हेड वाली प्लेस है। अच्छा, अब और भी कुछ नजर आ रहा है, वो भी देखिए क्या है। तस्वीर भी नजर आ रही है, इमेज नजर आ रही है हमें। ये कहां से नजर आ रही है? ये बॉडी में से नजर आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको छोटा करूं और मैं इस वेबसाइट को खोल ही लेता हूं, देखते हैं ये इमेज कहां पड़ी हुई है, तो नजर आ जाएगी आपको दी। नीचे आए, आ गई, ये थी ना, मेरा ख्याल है यही वाली थी, ऐसे ही है। तो इसका मतलब इसने पिक्चर कहां से उठाई? इसका मतलब इतना कुछ डाटा उसने कलेक्ट किया आपकी वेबसाइट को रैंक करने में, उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट था जो उसने बॉडी में से पिक किया, बाकी के सारे एलिमेंट्स उसने कहां से पिक किए? हेड से। सो हेड की इंपॉर्टेंस अब आपको पता लग गया कि वेबसाइट क्राउलर सबसे पहले आकर क्या चेक करता है? आपकी वेबसाइट का हेड चेक करता है वेबसाइट को रैंक करने के लिए। चलिए आप आ जाए इसमें वापस। अगली चीज क्या आ रही थी हमारे पास? फेविकॉन इमेज। अच्छा, ये जो इमेज है इसको मैं बोल रहा हूँ फेविकॉन, इसको बोल रहा हूँ फेविकॉन, इस तस्वीर को मैं बोल रहा हूँ फेविकॉन। तो आप ये देख लें कि ये फेविकॉन भी SEO फैक्टर है, फेविकॉन भी SEO फैक्टर है, ठीक है। तो आपके इमेज पर फेविकॉन लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने जब ये वेबसाइट को रैंक किया था तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फेविकॉन भी नजर आ रहा था, देखिए जरा, साथ आ रहा है फेविकॉन भी नजर। ये भी एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट कहां पड़ा हुआ है? ये एलिमेंट भी हेड में ही है। एक काम करते हैं, इस वेबसाइट को खोलें और इसी के फेविकॉन को देख लेते हैं।
नीचे आए, लाइन नंबर 44 नजर आ रहा है फेविकॉन आपको लिखा हुआ? ये हेडिंग लगाई हुई है मैंने, ये ग्रीन कलर में हेडिंग आ रही है, क्या चीज़ है इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको, ठीक है? इसका कलर चेंज है, इसका कलर चेंज है, और ये ग्रीन कलर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी हर जगह नजर आ रहा है ना। ऐसे ये समझ लो जैसे वो हम कोई नोट लिख लेते हैं ना, ये नोट लिखा हुआ है, ये है कोड। फेविकॉन लगाने का क्या कोड है? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लिंक कर रहा हूं एक इमेज को किस तरह? शॉर्टकट आइकन की शक्ल में। और आगे मैं क्या लिख रहा हूं? एचरफ। एचरफ का क्या मतलब है? एचरफ का मतलब है हाइपर रेफरेंस। और आगे क्या दे दिया मैंने? इमेजेस का मतलब क्या है कि इमेजेस का एक फोल्डर है और उसके अंदर तस्वीर पड़ी हुई है ये वाली, ठीक है? चलिए ये काम हम जल्दी से करते हैं, क्लास खत्म करने से पहले मैं इस पूरी को करता हूँ कॉपी यहाँ से, और मैं इधर से आ जाता हूँ अपनी कोडिंग में। हाँ जी, हमारी कोडिंग ये है। आगे चाहे टाइटल के बाद लगा दूँ चाहे टाइटल से पहले लगा दूँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड में लगाना है बस। लग गया? अब जरा इसका मैं जूम छोटा करता हूँ पहले। चलिए, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन। बेसिकली यहां पर क्या दे रहा हूं? इमेज दे रहा हूं ना एक, लेकिन इमेज कितना छोटा है? बिल्कुल आइकन की शक्ल का इमेज है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन है ये क्या कह रही है? शॉर्टकट आइकन है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? इमेजेस में पड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूं भाई अभी तो मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाए हुए, तो मैं एक काम करने लगा हूं। देखें क्या करने लगा हूं, रिमूव कर दिया। भाई मेरा फोल्डर नहीं है, सिर्फ इमेज ही है, लेकिन अभी तक आप जानते हैं कि मेरे पास इमेज भी नहीं है, नहीं है ना? चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं इधर आता हूँ और यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ, हमने क्या टाइटल दिया था? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज। सो मैं लिखता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज PNG लोगो, लिख दिया। इतने सारे आ गए। यहीं से मैं एग्जाम्पल के लिए कोई इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कर लो भाई, कौन सा लगाना चाह रही है, लगा लेते हैं। चलो इस पर राइट क्लिक करो, ये क्या लिखा हुआ है जी? सेव इमेज एज। आ गया? ये देखें नाम पढ़े इसका, कैसा नाम है? ऑप्टिमाइज नाम है कि नहीं? जो भी हमें थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, क्रॉप्ड दी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन फैसलाबाद। कीवर्ड यूज कर लिया उसने बीच में। इमेज की फाइल के नाम में हाइफन भी लगे हुए आ रहे हैं। यही कह रहे हैं ना हम कि फाइल नेमिंग कैसे करनी है आप लोगों ने। चलो अब, लेकिन ये वाली हमें ये नहीं चाहिए। हमें कौन सी चाहिए थी? हम तो फेविकॉन बनाने जा रहे हैं ना। कोडिंग में मैंने फेविकॉन लिखा है। ओके, मैं इधर आया हूँ पीक में, और यहाँ से मैं आता हूँ करंट क्लासेस में, यहाँ से मैं आ जाता हूँ 7 to 8 में, HTML में आता हूँ, और इसका नाम क्या रख लूँ? क्या रख लूँ? यही होना चाहिए ना, फेविकॉन। टाइप क्या है इसकी? PNG है। PNG क्या होती है? फॉर्मेट, इमेज, ऑनलाइन इमेज फॉर्मेट है ये। चलो बन गई। अब देखिए इधर आकर जरा, अब ठीक हो गया। ये इमेज पहुंचा दिया ना मैंने वहां पर फोल्डर में, अपनी मर्जी का एक इमेज लगा के दे दिया उसको। अब इस फाइल को करें सेव। अब उधर जाकर देखें जरा क्या चेंजेस आई हैं। ये है फाइल हमारी। अभी तक तो फेविकॉन नहीं है, अभी तक तो फेविकॉन नहीं लगा ना इस पर। इसको रीलोड करें, लग गया। तो ये दूसरा काम हमने सीखा कि फेविकॉन कैसे लगाना है। अच्छा एक चीज और देखें जरा कोडिंग में आकर, बस फिर यहाँ पर हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। एक फेविकॉन ये लगा हुआ है जिसको आपने बेशक अभी अप्लाई नहीं करें, आगे जाकर अप्लाई कीजिएगा, लेकिन एक और भी लगा हुआ है। देखें, एक और भी लगाया हुआ हमने। क्या ख्याल है, मिलता जुलता है कि नहीं उससे? लाइन नंबर 41, नीचे लिखा हुआ था लिंक रिलेशन इक्वल टू शॉर्टकट आइकन। इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? लिंक रिलेशन इक्वल टू एप्पल टच आइकन। इसका क्या मतलब है भाई? बहुत सारे मोबाइल हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं, विंडोज चल रहा है कहीं पर एंड्रॉयड है, तो कहीं पर iOS है। तो कहता है भाई अगर iOS डिवाइस के ऊपर आपकी ये वेबसाइट खुलेगी तो उसके ऊपर भी तो आइकॉन आना चाहिए ना।
सो उसके लिए ये कोड हम दे रहे हैं। ये एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। अगर ये नहीं लगा होगा तो इसका मतलब है कि हमने एक सिग्नल वीक कर लिया अपना। ये लगाया कैसे है मैंने, कोई खास मेहनत नहीं की है इसमें, सेम वही चीज कॉपी की है मैंने, सब कुछ वही है, फर्क क्या है सिर्फ इसमें, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू एप्पल टच आइकॉन। ये हमने कहा भाई अब लगाओ लिंक, और कौन सा लगाना है, एप्पल टच आइकॉन, यानी कि एप्पल की डिवाइसेस के ऊपर ये लगना है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है आपने। आगे क्या लिख दिया मैंने, href, आगे मैंने फाइल का नाम रखा है। सो इस साइज को वो रिकमेंड करता है ज्यादा। एप्पल टच आइकॉन के लिए 144 बाई 144 पिक्सल्स, इस साइज को वो रिकमेंड करता है। आगे वही फाइल है png। तो आपने नोट किया होगा कि मैंने वो खास मेहनत नहीं इस पर की होगी, सिर्फ उस फाइल का नाम चेंज किया और ये नाम रख दिया, और बस। ये 2 लाइनों में एक ही बात लिखी है आपने, एक ही लाइन लिखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी लगाएंगे हम। अब ये कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे भाई, वही उसके ऊपर एक दो और कोड लगाओ। लेकिन इमेज तो एक ही पड़ा हुआ ना अभी आपके पास, अब उसी इमेज की एक और कॉपी कर लो, 2 इमेज हो जाएंगे। अब क्या होगा, जब आपकी वेबसाइट अपलोड होगी एंड्रॉइड पर तो दूसरा आ रहा होगा, जब आपकी अपलोड होगी iOS पर तो दूसरा आ रहा होगा, और गूगल जब इसकी एसईओ को चेक करेगा तो कहेगा थैंक यू वेरी मच कि आपने एप्पल का मुझे फेविकॉन भी दे दिया और आपने मुझे माइक्रोसॉफ्ट या एंड्रॉइड का फेविकॉन भी दे दिया। नहीं, इसका नाम रख लें आप, सिर्फ इसका नाम दो। तो मैंने वैसे ये रखा हुआ है ताकि आप लोगों को पता लग रहा है ना किस साइज का बनाओ, ठीक है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नाम यही रख लिया एप्पल टच आइकॉन, लेकिन साइज इसका ये रखो 144 बाई 144, ठीक है। 2 चीजें हो गई, यानी हमने 2-3 फैक्टर्स देख लिए। नहीं आएगी, इसीलिए तो वो कह रहे कि लगाओ। एप्पल पे नहीं आएगी, एप्पल पे डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो जब वो एप्पल पे डिस्प्ले नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कहा भाई ये तो बड़ी यूजर फ्रेंडली तो है ही नहीं है वेबसाइट का, आइकॉन ही नहीं आने लगा हुआ उसके ऊपर। इसीलिए तो वो कह रहा है कि एप्पल के लिए भी बताओ, एप्पल के लिए भी बताओ और माइक्रोसॉफ्ट या एंड्रॉइड के लिए भी बताओ। अच्छा, आप एक और चीज समझ लें कि ये मैंने क्या लगाया हुआ है, टैग। सबको बताइए टैग चाहिए 3 जैसे जो मैं बता रहा हूँ। टैग के अंदर आप जो ऑप्शंस लगाते हैं, टैग के अंदर हम जो ऑप्शंस लिख रहे होते हैं, इन ऑप्शंस को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। टैग की जो ऑप्शंस होती हैं, दीज ऑप्शंस कॉल्ड एट्रीब्यूट। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने क्या लिखा, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। ये जो है ना REL इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। यानी अब मैं जनरल कहूं तो मैं कहूंगा भाई ये टैग की ऑप्शन है, लेकिन बेसिकली ये इस टैग का एट्रीब्यूट है। इसी तरह href क्या है, इस टैग का, यानी टैग की जो ऑप्शंस होती हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, टैग एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज हेड में कुछ बातें की हैं। अगली क्लास में होपफुली कोशिश करेंगे कि हम एडिट को कंप्लीट कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, हेडिंग, हमें क्या चाहिए, इमेज, और हमें चाहिए हाइपरलिंक। बस ये 3 चीजें हमें समझ में आ जाएंगी तो फिर आप लोगों ने उससे अगली लेक्चर में डायरेक्ट हम वेबसाइट एडिट करेंगे, डायरेक्ट वेबसाइट एडिट करेंगे, ताकि आप जब तक आप इस वेबसाइट पे को अपना वेबसाइट नहीं बनाओगे आप एसईओ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको वेबसाइट को एडिट करना ही नहीं आ रहा, जैसे अभी मैंने किया ना, मैंने आपसे कहा कि हाँ भाई ये लगा दो, मैंने आपसे कहा ये लगा दें आप फेविकॉन इमेजेस। अब आपको डरने लगे हो कि भाई मैं वेबसाइट खोलूंगा कैसे, कोडिंग कैसे करूंगा, तो आपको लगता है एसईओ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं कहूँगा हेडिंग स्टाइल लगाओ, आप डरोगे। फिर आपने हालांकि मुझसे पढ़ सब कुछ लिया, साइंस भी सारी पता है, टैग का भी पता है, लेकिन आप यहाँ पर आकर कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, आपको चेंज करनी है। मिसाल के तौर पर यही वेबसाइट है मेरे पास आती है, और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है ना कीवर्ड, देख रहे हैं यहाँ भी कीवर्ड है, नोट कर रहे हैं आप, जो कीवर्ड यहाँ पर है वही कीवर्ड यहाँ पर है, जो कीवर्ड यहाँ पर है वही कीवर्ड यहाँ पर भी है, और इस फाइल का नाम भी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट ही होगा, और इसके यूआरएल में क्या आ रहा है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। इसी वजह से आपने नोट किया ये वेबसाइट रैंक कर रही है। जैसे हम प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखते हैं तो यही आ जाती है भाई, यूआरएल तक तो हमने पहुंचा दिया हुआ इसको। अभी यहाँ पर एक साइंस है जो आपको मैं आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा, वो क्या है, वो ये है। इसके यूआरएल को अगर आप पढ़ें, बस हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं।
इसके यूआरएल को पढ़िए जरा। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट DC किचन डॉट org। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेन वेबसाइट नहीं है। मेन वेबसाइट क्या है, DC किचन डॉट org, ये सब डोमेन है। और जब मैं SEO के फैक्टर डिस्कस करूंगा ना, तो मैं उसमें आपसे ये भी कहूंगा कि अगर कोई वेबसाइट सब डोमेन पे होगी तो उसकी अथॉरिटी रैंक करने के लिए कम होगी उससे जो मेन डोमेन पे होगी। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देख रहे हो कि ये वेबसाइट रैंक भी कर रही है। ऐसी तमाम वेबसाइट्स जो डोमेन मेन पर हैं वो नीचे आ रही हैं और ये वेबसाइट ऊपर आ रही है। वजह, उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर हमने SEO के जो मोस्टली फैक्टर्स हैं वो अप्लाई किए हैं, और जो फैक्टर इसको ऊपर ला रहा है, एक तो बाकी के फैक्टर्स इसके ज्यादा हैं, और जो फैक्टर इसको ऊपर ला रहा है वो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो क्या है, कीवर्ड इन URL। कीवर्ड इन URL। तो हमारा कीवर्ड URL में आ गया। ये मैंने साइंस इस्तेमाल की हुई है वेबसाइट्स को जल्दी रैंक करवाने की। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या चीज़ है। बेसिकली वेबसाइट तो है DC किचन, एक्चुअल वेबसाइट कौन सी है, DC किचन है। तो हमने क्या किया, एक सब डोमेन बनाई और उसके अंदर एक स्पेशल अपना कीवर्ड टारगेट कर दिया। इसका मकसद क्या, इसकी अगर मैं आपको साइंस यूँ समझाऊँ ना, पीक सोल्यूशन के सिनेरियो में, तो मैं कहता हूँ भाई ये जो 2 किलोमीटर का डायमीटर है ना, रेडियस है हमारा, यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर कॉलेजेस हैं। तो इसमें एक हमारा कैंपस है जहाँ पर लोग आके पढ़ते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर के रेडियस में और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी और डायरेक्शन से कोई बंदा निकलेगा तो उसे रास्ते में एक कंप्यूटर कॉलेज मिलेगा, किसी भी डायरेक्शन से निकलेगा तो वो पीक सोल्यूशन तक पहुँचते पहुँचते भी उसे बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। बिल्कुल SEO वाली बात कर रहे हैं हम। तो वो क्या करेगा, उस ऑफिस में जाएगा तो हो सकता है पीक सोल्यूशन आने से पहले ही वो कन्विंस हो जाए और किसी और कॉलेज में एडमिशन ले ले। हमने क्या किया, इसका तोड़ क्या निकाला हमने, इसका तोड़ हमने ये निकाला कि भाई ये जो 2 किलोमीटर का रेडियस था ना, इसके अंदर हर कंप्यूटर कॉलेज के साथ ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हर कंप्यूटर कॉलेज के साथ मैंने एक छोटी सी शॉप ली और वो बन गया पीक सोल्यूशन का ऑफिस। ताकि जैसे ही वो उधर आता है ना कोई बंदा, तो उसको पीक सोल्यूशन का एक छोटा सा ऑफिस नजर आता है, वो उस ऑफिस में चला जाता है, उधर जाके उसका एडमिशन होता है और वो पढ़ने के लिए हमारे मेन कैंपस में आ जाता है। अब हुआ क्या, 2 किलोमीटर के रेडियस में टोटल थे 4 कॉलेज और हमारी जो ब्रांचेस थी ना वो 7 थी, हमारी 7 ब्रांचेस थी एक्चुअली। तो वो 7 ब्रांचेस कहाँ लेकर आ रही हैं, पीक सोल्यूशन के कैंपस में। बिल्कुल यही स्टोरी सब डोमेन की है। मेरे पास टोटल है 7-8 कीवर्ड्स, 10 कीवर्ड्स। सो मैंने क्या किया, उनको अपनी मेन साइट पे भी रैंक कर रहा हूँ और साथ साथ मैंने उनको सब डोमेन पे रैंक करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेन वेबसाइट पर भाई एक ही टाइटल है ना आपके पास, एक ही मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो वंस ही रैंक कर सकते हो ना। बहुत सारे कीवर्ड तो बहुत जल्दी रैंक ही नहीं होंगे आपके। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 सब डोमेन्स ली, तो 10 कीवर्ड्स को 10 सब डोमेन्स पे सेट कर दिया। अब क्या हुआ, मेरी मेन साइट भी रैंक हो रही है और मेरी ये 10 साइट्स भी रैंक हो रही हैं। अब जब ये मेरी 10 साइट्स एक्चुअली है क्या, ये देखें जरा, इसकी साइंस देखें क्या है। एक्चुअल तो सबको पता लग रहा है कि ये वेबसाइट कौन सी है, DC किचन है एक्चुअली। उसकी हमने एक सब डोमेन बनाई, लेकिन हमने डिजाइन क्या किया, सिर्फ इसका होम पेज बस। अगर आप इसके बाकी के मेन्यूज देखें, ये कौन सा मेन्यू है, अबाउट का, ये इसका नहीं है, ये किसका है, ये DC किचन का ही है। गैलरी, ये DC किचन का ही है। तो एक्चुअली हम ट्रैफिक कहाँ लेकर जा रहे हैं, DC किचन पर लेकर जा रहे हैं। रैंक करवाने के लिए हमने क्या किया, कीवर्ड को URL में लाने के लिए हमने इसकी सब डोमेन बना ली। और ये बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है गूगल के, क्योंकि हमने जो सब डोमेन बनाई है वो अपने टॉपिक के अंदर बनाई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने सब डोमेन ऐसी बनाई है, कोई न्यूज़ किया है, सब डोमेन न्यूज़ किया लेकिन टॉपिक कुछ और है। टॉपिक भी हमारा है, डोमेन भी हमारी है। देखिएगा होम पर जाए, अबाउट पे जाए तो कहाँ जाते हैं, कहाँ गए हैं, देखें URL देख लो। आपको अगर समझ में आ गई है मेरी बात तो ठीक है, नहीं आई है तो हम इसको आगे जाकर और समझेंगे। यानी ये हमने रैंक करने के लिए टेक्निकल एक तरीका इस्तेमाल किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीटर्स के मुकाबले में आए। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, 6 महीनों के बाद हमने वेबसाइट रैंक की, सब डोमेन्स भी रैंक करा दी। अब 6 महीनों के बाद हमारे 10 कीवर्ड्स मल्टीपल लोकेशन से रैंक हो रहे हैं। मतलब कभी क्या होता है, मेरी मेन साइट आती है, कभी मेरी मेन साइट, आपने देखा था ना अभी ऊपर आया था प्रोफेशनल किचन, नीचे आया था DC किचन। जिसका मतलब क्या हुआ, पहली 3 वेबसाइट्स में से एक ही ब्रांड की 2 साइट्स आ रही हैं ऊपर, तो हम लोग रैंक कर गए।
2 जगहों पर रैंक करके, जिसका मतलब क्या हुआ कि प्रोफेशनल किचन से भी डीसी किचन पर ट्रैफिक आ रही है, डीसी किचन से भी डीसी किचन पर ट्रैफिक आ रही है। चलो अच्छा, काफ़ी आज के लिए।